हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आप सभी लोगों को पता है हालांकि एग्ज़ाम होने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और अब एग्ज़ाम अब होने की जो चांसेस बताए जा रहे हैं जनवरी माह के अंत में, यहाँ तक कि बताने की कोशिश की जा रही है कि जनवरी माह के अंत में होगा ये परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। और आप लोगों की प्रतिदिन 6 बजे क्लास चलती है थ्योरिकल आधार पर, ठीक है। तो आज मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिपेक्ष में, समाज कार्य के ही प्रश्न पत्र हैं और आप लोग मुझे अंत में बताना कि कितने प्रश्न आपके समाज कार्य में, जो यूनिट नंबर सेकंड है, सेकंड से मैंने प्रश्न लिया है, यूनिट नंबर सेकंड से यूनिट वाइज करवा रहा हूँ और यूनिट वाइज से ही मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। हालांकि मैंने लास्ट टाइम में लगभग 50+ क्वेश्चंस लिए थे और आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इन प्रश्न को आप लास्ट में मुझे बताना, कमेंट करिए कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, कह रहा है डैश बच्चों में जो है अमूर्तता मन, अमूर्त है, अब एब्स्ट्रैक्ट है, प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े हुए कि इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके। प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब, जो अमूर्त तरीके से प्रत्ययों को ग्रहण कर ले, जो चीज़ें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, वो चीज़ें आपने अर्जित कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, वो कौन सा बच्चा होता है? वो बच्चा होता है प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आप सबको पता भी होगा, अच्छे तरीके से आप सब लोग जानते भी होंगे। इसका सही जवाब अनुकरण होगा। और अच्छा, यहाँ पे हम और भी देखते हैं, प्रशंसा भी है और निंदा भी है सीखने की में, और प्रतियोगिता भी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है, ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं सारे के सारे। प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, अनुकरण, अनुकरण का मतलब इमिटेशंस होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सारे हो जाएंगे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष पक्ष, देखो एक होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यक्तिक कार्य को विभाजित करने वाला होलिस है, लेकिन अप्रत्यक्ष पक्ष जो है समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी में जो प्रयोज्य हैं उनके लिए किया जाता है। किन के लिए करते हैं? मतलब आप बच्चे के लिए करते हैं कि प्रौढ़ के लिए करते हैं, चिड़िया के लिए, पशु के लिए? जो अप्रत्यक्ष पक्ष है, जहाँ पे समस्याओं का उपयोग आप किसी श्रेणी में प्रयोजकों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑप्शन 4 है आपके सामने, आप लोग मुझे बताएंगे। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को। अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। तो अगर मैं बात करूं तो जो बहुविकल्पी प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट जवाब है। बहुविकल्पी प्रश्न विद्यालय के क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए नहीं किया जाता है। अगर रचनात्मक निर्धारकों को जानेंगे तो आपको परियोजना कार्य करनी पड़ेंगी, मौखिक प्रश्न करने पड़ेंगे, वार्तालाप करने पड़ेंगे। तो ये बहुविकल्पी ये चीजें रचनात्मक में नहीं आती है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें कि समस्याओं के अचानक समाधान की वकालत करने वाले जो सिद्धांतों का क्या नाम हो सकता है? जो समस्याओं के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत होंगे। अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए सूझ का सिद्धांत। अब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पे जो समस्याओं को अचानक क्या था? चिंपैंजी ने, मैंने आप लोगों को भी बताया भी था कि अचानक एक छड़ी रखी थी और दूसरी छड़ी से चिंपैंजी ने केले को प्राप्त करना चाह रहा था और वो केला नहीं मिल रहा था उसको। बात समझ रहे मेरी बात? एक छड़ी से नहीं मिला, तो अचानक उसके मन में क्या आया? आइडिया आया, विचार आया, मतलब उसकी समस्या का समाधान होने वाली विचार आया, ऐसा आया, अचानक आया कि भाई अगर मैं इस छड़ी को भी इस छड़ी में जोड़ दूं तो शायद मैं इस केले को प्राप्त कर पाऊं।
इसी बात को बताने की कोशिश की जा रही है एक थ्योरी के माध्यम से कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है, वो सूझ का ही सिद्धांत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत नहीं। देखो थॉर्नडाइक ने कहा कि भाई आप गलती करोगे, प्रयास करोगे तो आप एक दिन लीवर दबा लोगे। बिल्ली थी, कभी बिल्ली यहाँ जा रही है, यहाँ से जाकर लीवर को दबा रही, तो गेट खुल रहा है तो जाके यहाँ पे मछली का जो टुकड़ा था वो खा ले रही थी। फिर बिल्ली यहाँ से घूमते घूमते गई, फिर बिल्ली जाके गेट खुलता था, दब जाता था यहाँ पर बटन, और फिर उसके बाद बिल्ली जाके जो मछली थी, मछली के जो पीसेस थे, टुकड़े थे, वो खा लेती थी बिल्ली। तो ये प्रयास कर रही थी, बोल रही थी, है ना, बोल रही थी भी। अब ऐसा तो नहीं कि इस रास्ते से गई तो उसे याद हो गया हो कि यही रास्ते से फिर मुझे जाना है, तो वो चीज़ थी। बाकी यह मैथमेटिक्स में इसको यूज किया जाता है, तो ये नहीं था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है। अब आप लोगों ने देखा होगा सिगमंड फ्रायड का, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से अचेतन, अर्धचेतन और अचेतन के बारे में बात किया है उसने। तो वो मानव का मस्तिष्क का बर्फ का एक बड़ी चट्टान के समान है, जो अधिकांशतः छिपी रहती है, जिसमें चेतन के 3 स्तर बताए गए। अब आप मुझे बता सकते हैं, 3 स्तर मैंने बता ही चुका हूं आप लोगों को। ये सही प्रश्न आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाला। ठीक है, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे भाई कितने प्रश्न सही हुए हैं। समायोजन का तात्पर्य है स्वयं के विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना, ताकि भाई मतलब संतुष्ट किया जा सके। क्या है समायोजन का तात्पर्य, क्या होता है? अब अगर आप समायोजन की अगर मैं बात करूं तो किसके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, आवश्यकताओं जरूर होती है वहां पे। जब भी किसी समावेशन की बात करते हैं या समायोजन की बात करते हैं तो उसमें आवश्यकताएं जरूर होती है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तभी हो पाएगा जब उसकी आवश्यकताएं सही तरीके से फुलफिल होंगी। तो यहां पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क होगा। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं है? सहयोगात्मक रणनीति, है ना। तो ये अच्छा प्रश्न है, आप सबको पता भी होना चाहिए, है ना। बताइए जरा एक बार आप सभी लोग मुझे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोध, सहयोगात्मक जो राजनीति है वो महिलाओं की श्रेणी में नहीं, स्वीकारता आता है, क्रांति आती है, अनुकूलन आता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिरोध तो ये नहीं आता है। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं कि बच्चे की आयु में दूसरों को अनुकरण करने की क्षमता, बात को समझिएगा कि बच्चे की डैश की आयु में बच्चों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित होती कब, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 3 वर्ष में। ठीक है, तो 3 वर्ष में बच्चे की जो अनुकरण की क्षमता होती है वो करेक्ट जवाब होता है। अब 3 वर्ष ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखें तो यहाँ पे सी में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं कि डैश की अवस्था में बच्चा अपने साथियों मतलब पीयर ग्रुप हो गया। अब देखो पीयर ग्रुप में समूह का सक्रिय शब्द, मैंने इस प्रश्न को जब लिया था तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैंने बताया था आप लोगों को कि एक तो शैशवावस्था में भी होता है, क्योंकि मैंने वहाँ पर उस चीज़ों को लेकर बताया था, शैशवावस्था को लेकर और किशोरावस्था का नॉर्सिज्म को लेकर बताया था। अगर याद आ रहा होगा तो ठीक होगा। सिगमंड फ्रायड का नॉर्सिज्म के बारे में बताया था मैंने नॉर्सिज्म के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों की जब अवस्था में बताना है जहाँ पे बच्चा अपने साथियों के समूह के साथ सक्रिय सदस्य बन जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सक्रिय सदस्य के रूप में डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पे, है ना। अगर हम बात करें निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, तो वो कौन सा ऐसा व्यवहार है? आप मुझे जरा बताएं आप सभी लोग, क्या वो बाल अपराध होगा, कि क्या वो कमजोर वर्गों से डराने वाला होगा, क्या वह स्वलीनता होगा, भगोड़ापन? देखो जो यहाँ पे डी भगोड़ापन है ये नहीं है। देखो स्वलीनता के बारे में बात करूँ तो ऑटिज्म, आपने नाम सुना होगा ऑटिज्म के बारे में, मैं आपको कई बार बोलता भी हूँ कि 2 अप्रैल को मनाया भी जाता है ये, है ना, दिवस के रूप में भी, ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में भी जाना जाता है इस 2 अप्रैल को। अच्छा, ऑटिज्म में सामाजिक व्यवहार से पिछड़े बालक होते हैं ये अपने आप में खोए रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, वहाँ पे किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो ये बेसिकली भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं कर रही हो।
तो भावनात्मक व्यवहार को जो प्रदर्शित ना कर रहा हो, तो बताइए जरा क्या इसमें भावनात्मक आया? इसमें तो समाज से बातें जा रही थी, बताइए जरा। और यह पूछ रहा है कि नहीं करती है, और जब नहीं करती है तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इनमें से सभी से। भाई जाहिर सी बात है, आपको पता ही, आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी, सभी से सीखते हैं। निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया, मतलब निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान का समेकित शिक्षा होगी, मुख्य धारा में डालना होगा, समाकलन द्वारा होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न अच्छा है। यहाँ पे सही जवाब इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे एक गिफ्टेड बच्चा भी हो सकता है, एक आपका स्पेशल बच्चा भी हो सकता है, पिछड़े वर्ग का भी बालक हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? जो संवेदन है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है ना। तो ये मानसिक विकास है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब होगा। अब यहां पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बाल विकास, ये बल नहीं है, बाल है ना, याद रखिएगा आप सभी लोग, बाल विकास का सिद्धांत नहीं है ना, आपको बताने हैं। अगर मैं बात करूं, परिपक्वता और अनुभव की बातचीत सभी विकास का परिणाम एक में होने चाहिए। बात है ये होता है, ये बाल विकास का सिद्धांत है। सभी विकास और अधिगम एक समान दर, देखो कैसे समान दर से बढ़ सकता है? सभी विकास का, सभी का अधिगम कैसे समान हो सकता है? हर एक व्यक्ति यूनिक है, आपको पता है। सभी विकास जो है क्रम में बनते हैं, विकास तो क्रम में ही होगा, ये क्रमानुसार भी कहा जाता है, तो इसलिए विकास क्रम में ही होगा। विकास के सभी क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण, हाँ सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्रम का मतलब ये है भाई कि पहले शैशवावस्था आएगा, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आएगा, है ना, फिर उसके बाद स्कूल की अवस्था आती है, फिर उसके बाद आप युवावस्था में आते हैं, सॉरी किशोरावस्था में आते हैं, युवावस्था में आते हैं, ऐसे ऐसे अवस्थाओं से गुजरते हैं आप, तो ये क्रम अवस्था बोलती है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का? अध्यापन का विषय में, कि बाल मनोविज्ञान में, शिक्षा संहिता में, कि अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान में? बताइए जरा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब है, अध्यापन विषय में भी और बाल मनोविज्ञान में भी। माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका भूमिका निभाती है। क्या माता पिता को छोटे बच्चों को, या जो माता पिता हैं उनके छोटे बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उनमें से किसकी एक अहम भूमिका होती है और किस तरीके से वो भी होती है? अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक ऑप्शन है डी, देखिए जरा, सक्रिय पूर्णता। तो माता पिता को छोटे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय पूर्णता भूमिका निभानी चाहिए, है ना, ये आपका करेक्ट जवाब है। नकारात्मकता नहीं होना चाहिए, तटस्थ भी नहीं होना चाहिए, सहानुभूति भी नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 6 से 10 वर्ष की अवस्था जो होती है, बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है ना? तो 6 से 14 वर्ष की जो अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, विद्यालय अवस्था में। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट है। आगे बात करें कि निम्न में से कौन सा विकास जो है विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अगर आप लोगों को अगर पता होगा तो आप कर लेंगे। तो देखिए, निरंतरता अगर हम बात करते हैं विकास का सिद्धांत है। अगर हम बात करते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी बात है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत थोड़ी ना है ये। मेरी बात को समझिएगा, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये थ्योरीज है। थ्योरीज मीन्स भी सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल मीन्स भी सिद्धांत होते हैं। तो ये थ्योरीज लर्निंग थ्योरीज है, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ अनुकूलित का प्रत्यावर्तन के बारे में, ओसीटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बीएफ स्किनर का एक सिद्धांत है लर्निंग का। ऑप्शन नंबर आपका यही सही जवाब है, ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ, बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बताइए, सबसे अच्छा स्टेटमेंट, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, और कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, गलत। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, गलत। सबसे बेटर ऑप्शन प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये मनोविज्ञान बेसिकली बताता है सर्वोत्तम में, ठीक है।
तो ये थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सबको पता है 2021 में इसका पेपर होने वाला था, पोस्टपोन्ड हो गया है। ये 2022 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आप लोगों को 6 बजे क्लासेस प्रतिदिन आप लोगों को पढ़ाता हूँ समाज कार्य के बारे में, MPPSC के बारे में। और आप लोगों को वो सभी चीज़ों को देखना है, और फिर जैसे ही आपको वो चीज़ें क्लासेस या कंटेंट जैसे आपको वो कंप्लीट होते हैं, उसके बाद उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी करिए आप, ठीक है। तो आज मैं यूनिट नंबर 4 पर चलने वाला हूँ, ठीक है। यूनिट नंबर ये 3rd के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने करवा चुका हूँ, और आज मैं आप लोगों को 6 बजे यूनिट नंबर 4 पढ़ाऊँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं कल आप सभी के लिए कुछ और भी प्रश्न लेकर आऊँगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में, समाज कार्य में, ठीक है। यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप या तो आप मुझे कॉल करके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है ना, तो आप लोग वहाँ से भी, मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड भी कर रखा है, वहाँ पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलिए।